Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Knowledge is Valuable. This is part 2 of a chapter, A Story of Village Palampur. So students, today we are going to start from farming in Palampur. So the first point is land is fixed, जो कि एक लिमिटेशन है बिकॉज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते. सो लेट्स रीड टुगेदर. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. So students, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि पालमपुर के जो मैक्सिमम लोग हैं वो उनकी जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है और 75% जो पीपल हैं वो टोटली उनका जो रोजी रोटी है वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है. दे कुड बी फार्मर्स आर फार्म लेबरर्स. फार्म लेबरर्स वो पर्सनस होते हैं जो कि ऑनर ऑफ द लैंड के लिए वर्क करते हैं. ये डेली बेसिस पे भी वेजिस पे भी काम कर सकते हैं और मंथली वेजिस पे भी काम कर सकते हैं. द वेल-बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. So student, there is one point to remember here कि यहाँ पे एक basic constant or we can say limitation है production को increase करने के लिए because land तो fixed है, इसको हम increase नहीं कर सकते. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. Why then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. So students, 1960 के बाद पालमपुर में यहाँ पे कोई भी जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन के अंदर उसमें इंक्रीज नहीं हुआ है और उस टाइम जो मैक्सिमम वेस्ट लैंड थी वो कल्टीवेबल लैंड में ही कन्वर्ट हो गई थी. अब यहाँ पे कोई फर्दर स्कोप नहीं है लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन का इंक्रीज होने का. The standard unit of measuring land is hectare. Though in the village you may find land area being discussed in local units such as biga, gintha, etc. 1 hectare is equal to the area of square with one side measuring 100 meters. सो स्टूडेंट्स, लैंड को मेजर करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो हेक्टेयर है. और भी यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ किया जाता है विलेजेस में, जैसे बीगा हो गया, गिंथा हो गया. और 1 हेक्टेयर जो होता है वो इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है. Now the second point is there a way one can grow more from the same land? क्या यहाँ पे कोई और वे है कि जो हम सेम लैंड से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सके? क्योंकि पहले पॉइंट में तो हमने बोला लैंड फिक्स्ड है, लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. तो क्या उसके अलावा यहाँ पे कोई और वे है जिससे हम प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. काइंड ऑफ क्रॉप्स जो यहाँ पे पालमपुर में उगाई जाती हैं या फैसिलिटीज को देख के जो ये पालमपुर है ये टोटली या हम कह सकते हैं हाफ वे में जो है उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी के साथ मिलता जुलता है. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. ऑल लैंड जो है वो मैक्सिमम जो लैंड पालमपुर विलेज में है वो कल्टिवेट होती है और कोई भी जो लैंड है वो खाली नहीं है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसको हम बोलते हैं खरीफ सीजन, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. रेनी सीजन में जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो ज्वार और बाजरा को उगाते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. और ये जो ज्वार और बाजरा है ये एज ए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है गाय भैंसों के लिए. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और इसके बाद यहाँ पे अक्टूबर एंड दिसंबर में एक थर्ड क्रॉप हम कह सकते हैं पोटैटो उगाया जाता है. इन द विंटर सीजन जिसको हम बोलते हैं रबी सीजन, फील्ड्स आर सोन विद वीट. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. अब जो जितना वीट प्रोडक्शन होता है उसमें से जो फार्मर्स है उसका कुछ अमाउंट जो है वो अपनी फैमिली में रख लेते हैं फॉर कंजप्शन पर्पसेस के लिए, और जो उनको फायदा हुआ होता है, जो सरप्लस हुआ होता है, उसको वो मार्केट में बेच देते हैं और वो मार्केट है रायगंज में. ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर.
कुछ एरिया जो है लैंड का उसमें शुगर केन भी उगाया जाता है, जो कि जिसकी कटाई साल में एक बार होती है। शुगर केन इन इट्स रा फॉर्म आर एस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन जो है उसकी रा फॉर्म में, जो हम कह सकते हैं जैगरी की फॉर्म में जिसको गुड़ बोलते हैं, उसको बेचा जाता है ट्रेडर्स को इन शाहपुर में। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. यहाँ पे मेन रीजन क्या है कि फार्मर्स जो है वो इतने अच्छे से डिफरेंट क्रॉप जो है एक साल में उगा सकते हैं, तो इसका रीजन है कि यहाँ पे वेल डिवेलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में जो है इलेक्ट्रिसिटी बड़ी पहले आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और जिसकी वजह से इसने इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज लाई थी। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। ट्रेडिशनली यहाँ पे पर्शियन व्हील्स का यूज किया जाता था वेल्स में से वाटर को निकालने के लिए, जिससे लैंड्स के फील्ड्स की इरिगेशन करने के लिए। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। लोगों ने देखा कि जो ट्यूबवेल से जो इरिगेशन है वो मैक्सिमम लैंड में की जाती है एज कंपैरिजन टू पर्शियन व्हील्स। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड स्टार्टिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। जो कुछ पहले थोड़े से ट्यूबवेल थे वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated। और इसकी रिजल्ट से क्या हुआ कि 1970 के मिड में पूरा का पूरा कल्टिवेटेड एरिया, जैसे हम कह सकते हैं 200 हेक्टेयर्स जो है वो इरिगेट हुआ था। Not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. So students, this paragraph states that कि जो सारे के सारे विलेजेस है इंडिया में, उनकी सेम पालमपुर की तरह जो है हाई लेवल ऑफ इरिगेशन नहीं है। जैसे कि हम बोले कि जो इंडिया में रिवराइन प्लेन्स या कोस्टल रीजन्स हैं वो वेल इरिगेटेड है, लेकिन इन द कंट्रास्ट अगर हम प्लेट्यू रीजन्स की बात करें जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू की, यहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। मतलब टोटल कल्टिवेटेड एरिया जो है कंट्री का, उसमें से 40% जो हम कह सकते हैं उससे कम जो है वो इरिगेटेड है। बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो लार्जली डिपेंडेंट है ऑन रेनफॉल पे। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। So students, here the important term is to remember, that is multiple cropping. That multiple cropping is can be defined as to grow more than one crop, मतलब एक से ज्यादा क्रॉप को उगाना सेम पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. जितने भी सारे के सारे जो फार्मर्स हैं पालमपुर में, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो उगाते ही उगाते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो फार्मर थर्ड क्रॉप एज ए पोटैटो को भी उगाते आ रहे हैं पिछले 15 या 20 सालों से। Here you can see the picture of different crops: wheat, bajra, sugarcane, potato, and there is an activity. So here you can see in the table cultivated area over the years, cultivated area million hectare. You can do it by yourself. So let's read further. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. So आपने देखा होगा कि जब भी हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो तो हम सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है, बहुत सारी क्रॉप्स को उगा के अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ हम कह सकते हैं हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके। Yield is a measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield मतलब कितना हमें आउटपुट मिल रहा है,
किसी गिवन पीस ऑफ लैंड से ड्यूरिंग किसी सिंगल सीजन में. टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड. मिड 1960 तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सीड्स जो थे वो बहुत पुराने होते थे, जिनसे लो यील्ड या लो आउटपुट मिलती थी. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. जो ट्रेडिशनल सीड्स जो यूज किए जाते थे उनको जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो थी वो कम यूज की जाती थी. उनको मतलब इरिगेशन जो है पानी की जरूरत कम पड़ती थी. फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर्स. ट्रेडिशनली जो फार्मर थे वो एज ए काउ डंग को या नेचुरल मैन्योर का यूज करते थे एज ए फर्टिलाइजर्स. ऑल दीज वर रेयरली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. मतलब ये जो नेचुरल चीजें हैं जैसे काउ डंग हो गया, तो ये नेचुरल, ये मतलब इजिली फार्मर जो है इजिली अफोर्ड कर सकते थे इनको. मतलब ये बहुत चीपेस्ट सोर्स है. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. The high-yielding variety seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन की हेल्प से आई थी. उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाए थे राइस एंड वीट के, ताकि जो है लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रेन जो है हम प्रोड्यूस कर सके किसी सिंगल प्लांट से. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से यहाँ पे सेम पीस ऑफ लैंड पे जो है हम बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं एज कंपैरिजन टू पहले जब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था. हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स high yielding variety seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स. अब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को उगाने के लिए यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छी आउटपुट इंक्रीज करने के लिए. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड जो है ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने लाया था. फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फार्म मशीनरी हो गई, कैनल्स वगैरह हो गए, इरिगेशन हो गया, पंप सेट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डैम्स वगैरह. हायर yields were possible only from a combination of high yielding variety seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides etc. जो आउटपुट है, जो मैक्सिमम आउटपुट है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, वो पॉसिबल तभी होगी जब हम इन सब का यूज करेंगे. जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज करेंगे, इरिगेशन का यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के या वेस्टर्न यूपी के, यही पहले जो 3 स्टेट्स के जो फार्मर थे, इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इंडिया में यूज किया था. द फार्मर्स इन दीज regions set up tubewells for irrigation and made use of high yielding variety seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. जो फार्मर्स थे इन्हीं स्टेट्स के, इन्होंने ट्यूबवेल्स जो हैं सेटअप किए थे इरिगेशन के लिए और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का बेस्ट यूज किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया था और पेस्टिसाइड्स का यूज किया था फार्मिंग में. सम ऑफ देम व्हाट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. उनमें से कुछ फार्मर्स जो थे इन्होंने ट्रैक्टर्स वगैरह को खरीदा, थ्रेशर्स को खरीदा, ताकि प्लोइंग और हार्वेस्टिंग को जो है वो फास्टर बना सकें. They were rewarded with high yield of wheat. इसकी वजह से उनको क्या हुआ, एट द एंड जो है वो हाई आउटपुट मिला, हाई प्रोडक्शन मिला वीट का. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the high yielding variety seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. पालमपुर में जो वीट ग्रो की गई थी ट्रेडिशनल वेराइटीज, अगर मैं ट्रेडिशनल वेराइटीज की यूज करके मैं बोलूँ वीट जो ग्रोन की जाती है, तब जो है 1300 kg जो है
आउटपुट मिलती थी पर हेक्टेयर, लेकिन जब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज होने लग पड़ा तो जो है आउटपुट जो है वो 3200 kg पर हेक्टेयर जो है वो इंक्रीज हो गई, मतलब 1300 kg से 3200 kg तक इंक्रीज हुआ. देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स. यहाँ पे लार्ज इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का. फार्मर्स जो है उनके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस, क्या होता है फायदा, जो है सरप्लस अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में जो व्हीट जो थी उनके पास थी और उन्होंने उनको क्या किया, मार्केट में बेच सकते हैं. So students, let's discuss some questions. What is the difference between multiple cropping and modern farming method? So as I told you that multiple cropping क्या होती है, to grow more than one crop on a piece of land during the year. एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाना ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ट्यूबवेल्स का यूज करना इरिगेशन के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना और पेस्टिसाइड्स का यूज करना इन फार्मिंग में. Second is what? The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of millions tons. Plot this on a graph. You can see in the table there is a production of pulses and production of wheat, and you have to plot on this graph. You can do it by yourself. The third question is, what is the working capital required by the farmer using modern farming method? So students, working capital is referred to as the capital that is essential for running day-to-day operations of a business, like raw materials and money in hand. So the working capital required by the farmers include various modern methods like raw materials, high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides are extra. Fourth question is, modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. Why? So students, its answer is modern farming methods require the use of high yielding variety seeds which needs chemical fertilizers and pesticides to produce best results and increase production. However, for buying all these inputs, a lot of money is needed. So a farmer needs to have more cash to start farming. That's it.